हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 6 मार्च है 2023। उसका हम जो करंट अफेयर्स हेडलाइन में इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से 4 से 5 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंस मुझे अभी तक लगा है आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस के, वो ये जो है कि एग्रीकल्चर को लेकर के है। दूसरा चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ द टॉप पोस्ट, जैसे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट। ये सारी चीज़ों अपॉइंटमेंट होती है, इसको लेकर के क्योंकि इस समय बहुत न्यूज में चल रहा है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दो एक और आर्टिकल्स आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे जो कि एग्रीकल्चर को लेकर इशू क्या है, इशू थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के डिस्कस है। हालांकि इसमें तो पॉसिबल नहीं है, बट हम थोड़ा सा डिस्कस करें। जैसे मान लीजिए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं था, या फिर बोल सकते हो जब एंशियंट टाइम में, फिर मेडवल टाइम आया, फिर इसके बाद मॉडर्न टाइम आया, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम आया। जब हम एंशियंट टाइम में थे तो हम खुद अपना जो कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते थे एग्रीकल्चर से। इसके बाद जो है कि फिर दिल्ली सल्तनत, जो गजनी लोग हुआ करते थे, वो जो कि आए इंडिया पे रूल किए। उसके बाद जो है कि मुगल आकर के, से बाबर, अकबर, हुमायूं आए, फिर वो मोहम्मद गजनी उससे पहले ही थे। फिर इसके बाद यूरोपियन पावर आई हमारी कंट्री में, वो हमारे पर रूल किया। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लूँ आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर को लेकर के, जैसे अगर हमें एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर को लेने के लिए, तो हमें लेटर वैदिक में आते हैं तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड की इकोनॉमी होती है। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर बोल सकते हो वर्ल्ड की सबसे टॉप में जो सिविलाइजेशन जिसे मेसोपोटामिया में से हुआ करता था, वैसे इंडिया का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसको बोलते हैं, जो सिंधु रिवर है या इंडस रिवर की जोन पड़ता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर पड़ता है, वो पूरा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा क्यों बोलते हैं? पहली बात, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा में खुदाई हुई, उसके पाया गया। इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंडो सिंधु जो रिवर है उसको इंग्लिश में जो है कि इंडस बोलते हैं, वहाँ के बेस पे हुआ। बट उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस पे जो है कि एग्रीकल्चर नहीं हुआ करती थी। बस अब बोल सकती हो ये मतलब नेचर बेस्ड हुआ करती थी। उसके बाद टूल्स भी नहीं हुआ करते थे, जैसे हल चलाने के लिए कोई मतलब ऐसा भी ना हो, मेटल्स की जो चीज़ है। लेकिन जब हम वैदिक और लेटर वैदिक के बाद आए, तो जब गंगा के दोआब में आए तो उसमें कई चीज़ें, पहली बात आयरन की जो कि डिस्कवरी हुई, उससे क्या हुआ कि कुछ टूल्स बने। जैसे हल चलाने के लिए फाल होता है, उसमें लोहे का होता है, कुदाल होती है, फावड़ा लोहे का बनता है। उससे क्या हुआ कि लोग एफोरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट था जो ज़्यादा था उसको लोग कट करके फिर एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बनाए। वहाँ से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। इंडिया इनिशियल टाइम में एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इनफैक्ट मुगल एम्पायर जब तक रूल किया, आप बोल सकते हो 18 सेंचुरी, 16 सेंचुरी तक, 17 सेंचुरी तक, वो जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर हुआ करती। लेकिन जब यूरोपियन आए आए तो वो एक दूसरे पर्पज से थे, लेकिन बाद में 50-100 साल के बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हो गया। आए थे वो ट्रेड करने के लिए, जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे स्पेशली स्पेसिस जो हुआ करते, मसाले वगैरह हुआ करते थे, वो ले जाते थे अपने यूरोप में। वहाँ से फिर प्रीसियस गुड्स लाते, जैसे सोना लाया करते थे, ज्वेलरी जो भी हुआ करती थी, और यहाँ से मसाले लिया जाया करते थे। तो कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा क्या, फिर उनके कंट्री में प्रोटेस्ट होने लगा कि ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आप किसी और कंट्री में क्यों ले जा रहे हो। आप खुद जो है कि इस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइए, जहाँ से ला रहे हो वहीं पे उनका उसी फॉर्म में जो है कि रिटर्न पेमेंट करिए, फिर करिए। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल कैप्चरिंग शुरू कर दिया। वो कॉमर्शियल कंपनी की वजह से जो है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में निकल कर के आए। जो यूरोपियन कंट्री के जो आई हुई थी, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, डच, पोर्तुगीज, इनके बीच में काफ़ी मतलब वार हुए, जैसे कार्नेटिक फ्रेंच वार, ये सारे हुए। तो उसमें से सबसे पावरफुल जो है कि ब्रिटेन निकल करके निकला। ब्रिटेन ने कुछ ऐसा किया कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर की नींव थी वो पूरी तरह से टूट गई, और जो हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे वो भी खत्म हो गए। तो एग्रीकल्चर को पॉलिसी लेकर के थी, एग्रीकल्चर के लिए 2-3 पॉलिसी स्पेशली बना रखे थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी, रैयत वाली, महार वाली, 3 सिस्टम बनाए थे।
इनमें इनका ये था कि मैक्सिमम जो है कि हम रेवेन्यू एग्रीकल्चर से अपने पास लाएं और उसका जो कि हम यूज करें। हुआ क्या कि एक कॉमर्शलाइजेशन कर दिए इंडियन एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो फूड क्रॉप हुआ करती थी उसके बजाय जो कि कैश क्रॉप जैसे नील कॉटन का हुआ करते थे वो करना शुरू। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में फूड ग्रेन की डिफिशियंसी होने लगी, मतलब सरप्लस जहाँ हुआ करता था कम होने लगा। और ये इंडिया को तब तक झेलना पड़ा जब तक हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे इंडिपेंडेंट हुए हम फूड डिपेंडेंट हो गए, ऐसा नहीं हुआ। हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय भी काफ़ी भूखमरी थी, अनाज हमारे पास नहीं हुआ करते थे, इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता था कि हम जो कि अपने आप से मतलब प्रोड्यूस कर सकें और उसको जो है कि अपने लोगों को खिला सकें। तो हम इंपोर्ट करते थे, जैसे आज गेहूं इतना हो रहा है, चावल हो रहा है, बाजरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस समय इतना नहीं हो पाता था कि हम जो है कि अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए। तो हम वेस्टर्न कंट्री स्पेशली अमेरिका से इंपोर्ट करते थे गेहूं चावल, और अमेरिका हम लोगों को परेशान करता था। ये बहुत सालों तक किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन 10 साल 15 साल के बाद इंडिया रियलाइज किया कि हम ऐसे कब तक करेंगे। फिर उसके अगेंस्ट में इंडिया में एक रेवोल्यूशन चला जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और उसका ये मोटो था जो फूड क्रॉप है वीट राइस गेहूं चावल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। हुआ ये कि 5 साल के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल रहा कि इंडिया फूड अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरा किया ही किया और अदर कंट्री को भी भेजने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया के एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पे आ गया। उसके बाद पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी, प्रोडक्शन भी बढ़ा। जब मैच है अभी तक, वो अलग चीज़ है कि कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए हमारा फूड क्रॉप जो है काफ़ी अच्छा है। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु का परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर पे काफ़ी जो है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता, इंडिया की एग्रीकल्चर जो है कि जीडीपी में 17-18%, 18-17% जो है कि अपना रोल प्ले करती है एट प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय काफ़ी अच्छा जो कि रोल प्ले करती थी, मतलब मोर देन 50%। लेकिन अब वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? कि अदर सेक्टर इंक्रीज कर गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुआ है कि जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन है वो कम हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ इस साल जो कि राबी की सीजन जो गेहूं का भी है, अभी एक कयास लगाया जा रहा है कि टेम्परेचर जो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, और उससे जो है कि वीट प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ेगा। इस समय वीट का प्रोडक्शन अगर कम होता है तो ऑलरेडी वर्ल्ड और इंडिया में फूड जो वीट है इसकी हाई प्राइस है। हाई प्राइस क्यों है? क्योंकि यूक्रेन रशिया जो वार चला वहाँ पे वर्ल्ड का काफ़ी ब्लैक अर्थ बोला जाता है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे सप्लाई और प्रोडक्शन जो कि रुक सा गया है। कयास ये लगाया जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए अब इंडिया को, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज है और भी चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई नहीं होंगी, साल 2 साल, तो हमें एक अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। अल्टरनेटिव के कॉन्टेक्स्ट में ये देते हैं जो हमारे आर्टिकल्स में लिखा गया है, वो कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, मतलब जो द्वितीय हरित क्रांति है उसको लागू जब किया जाए या फिर जो है उसका चला प्रोग्राम, उसको ये दिमाग में रख करके चीज़ें की जाए कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सफ़र कर रही है उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन शो हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे क्रॉप वीट का या फिर राइस का वैरायटी बनाने चाहिए कि जो कम वाटर इंटेंसिव हो, कम पानी में जो कि उग जाए, उसके बाद कम केमिकल फर्टिलाइजर लगे, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर रेसिस्टेंस हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो कम हो तो उसको जो कि कंट्रोल कर। ये सारी चीज़ जेनेटिकली आज जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कर सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर का। दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं समझता हूँ जो ये अपॉइंटमेंट को लेकर हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली गई थी, हमने हालांकि अपडेशन किया है, बता रहा हूँ उसमें।
हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मल्टी मेंबर कमेटी है 2+1, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो जो कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर होता है क्या अपॉइंटमेंट में जो कैबिनेट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन जब कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो वो अलग तरीके से होती है। क्या होती है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सजेस्ट करता है उसके बेस पे वो। उसके बाद जो और हाई पोस्ट हैं जैसे सीबीआई है, सीवीसी है, सीआईसी है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फिर उसके बाद एनएचआरसी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारी जो अपॉइंटमेंट को लेकर के है। तो ये तो वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्कस किया, थोड़ा सा रिटर्न में भी लिख करके हम डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा। और भी कुछ उसमें आर्टिकल्स हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता लोकायुक्त को लेकर के, क्योंकि अभी कर्नाटका में एक इशू निकल करके आया है कि जो बीजेपी की एक बीजेपी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर एमएलए हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो है कि मतलब रिश्वत या फिर इस तरह का पैसा उसा लेन देन में उनको पकड़ा गया, उनके घर की जमानत पैसे बरामद हुए, तो उसको लेकर के तो हम आते हैं अब हेड जो कि हेडलाइन बाय हेडलाइन जो कि हम उसको डिस्कस करेंगे 6 मार्च है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो छोटा सा एक आर्टिकल अपडेशन के लिए है। देखिए जो बीमारू स्टेट हैं, बीमारू जैसे बोल सकते हो बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, फिर एमपी और यूपी बिहार से जो 3 स्टेट बने, यूपी से उत्तराखंड बन गया, फिर एमपी से छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से जो कि झारखंड बन गया, तो 4 3 7 स्टेट ऐसे हैं। वहाँ पे ऐसा है ना कि एम्प्लॉयमेंट स्कार्सिटी है, वो माइग्रेट करके मुंबई गुजरात तमिलनाडु जानते। तो अभी हुआ क्या है कि तमिलनाडु में कुछ इस तरह के वर्कर्स जो होते हैं उनके पर अटैक हुआ था, उस चीज़ को लेकर के है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पुटिंग द प्लेस प्रोटोकॉल टैकल द थ्रेड बाय सैपिंग बैलून। हम कुछ दिन पहले अभी डिस्कस किए थे कि रसिया सॉरी चाइना और जो कि यूएसए, एक सेकेंड, चाइना और यूएसए के बीच में बैलून को लेकर के इशू हुआ था। तो अब इंडिया भी रेडी है, ऐसा ना हो कि कोई जो कि इस तरह की कोई इंसिडेंट हो और इंडिया एकदम अलर्ट पे है। फिर इसके बाद 9 अपोजिशन पार्टी से सऊदी अरेस्ट को लेकर के है, ये पॉलिटिकल है। फिर उसका NAAC रिजाइन करके जो है कि ये है एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल असेसमेंट एक्सेलरेटर काउंसिल, ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत है, उसके जो चेयरपर्सन है वो अपना रेजिग्नेशन दे दिए। फिर उसके बाद देखिए एक जो कि दिल्ली में पार्क है, डियर के लिए फेमस है, वहाँ पे काफ़ी जो है कि अच्छा इनका परफॉर्मेंस देखने में काफ़ी जो थे। अब ओसला भाटी जो है कि सेंचुरी है ये। फिर उसके बाद कर्नाटका बिजनेस बीजेपी लेजिस्लेचर संघ जो कि पकड़े गए हैं उस चीज़ को लेकर के। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे कि कौन सा आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नेवल कमांडर कन्फर्म द बिगन टुडे द अब्रॉड द INS विक्रांत को लेकर के है। फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल में चलते हैं, क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चलिए गवर्नमेंट मेलेट प्रोक्योरमेंट। अभी देखिए जो मेलेट मतलब कि जो प्रोटेक्शन में है, अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इस समय जो कि कर्नाटका करता है, फिर राजस्थान करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो कि इसमें मिलिटन पे किया गया है। तो गवर्नमेंट का जो है कि प्रोक्योर करेगी, 40% टारगेट रखा गया है इस चीज़ को लेकर के। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो अभी क्या है कि जो ये एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है OP रावत सर हैं, अभी इनका जो है कि पोल बॉन्ड पे, पोल बॉन्ड का मतलब हमने कल डिस्कस किया था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ना उसको लेकर के 2018 में जो कि इशू किया गया था। तो इसको लेकर के जो ये हैं काफ़ी जो कि चिंता जाहिर कर रहे हैं, और उस समय जब थे तब भी जो है कि ये चिंता जाहिर किए थे। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, देखिए यहाँ पे है एक इससे रिलेटेड देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इंडिपेंडेंट जो है कि इलेक्शन कमीशन को ले, जो आर्टिकल 324 है, इसमें जो कि अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के है। फिर इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने बात किया अभी जो है कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के है, उसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद एक IR में आपका कवर होता है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ईरान में जो कि न्यूक्लियर यूरेनियम जो कि इनरिचमेंट को लेकर के यूनाइटेड नेशन की एक वॉचडॉग जो कि एजेंसी है वो विजिट करे। तो ईरान का कहना है कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, जैसे चाहे वैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए टॉप पोस्ट का वही है, जैसे टॉप पोस्ट में आप सीबीआई का डायरेक्टर ले लीजिए, सीवीसी, सीआईसी, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर के देखिए होता क्या है, इनका अलग अलग प्रोसीजर लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट के, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है, दो, ये दो हैं और एक है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है सर, वो अपॉइंटमेंट जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पे जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, और ये जो अपॉइंटमेंट होता है तो ये इनका जो कि ओपिनियन लिया जाता है। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो है कि एक ऐसी कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इनके रिकमेंडेशन पे किया जाए। बट देखिए हालांकि इस आर्टिकल में देखिए, लेकिन मेरा आर्गूमेंट ये है कि चलिए ठीक है आपने कर दिया इलेक्शन कमिश्नर के बारे, कमीशन अपॉइंटमेंट को लेकर के बात बिल्कुल सही है, बट देखिए अभी जो सीवीसी है, सीबीआई है, ठीक है, सीआईसी, ये सारी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेजेंट, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ना, इसके फॉर्मेट मतलब तर्ज पे बेसिस पे होता है। जिसे इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बावजूद भी इसमें अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल होती, क्योंकि अब कुछ दिन पहले एक जो कि दिल्ली के कमिश्नर थे आर के सिन्हा, उनकी अपॉइंटमेंट, कई इशू इसमें बताए जा रहे हैं, तो कोई सही चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एक कर दोगे आप, लेकिन बहुत सी चीज़ें, मेरा मानना है, जो अगर मुझसे कोई सजेशन पूछे कि ने व्हाट, अब आप क्या चाहोगे, किस तरह का सजेशन देना इनको, कि जो कि ये जो बड़ी जो टॉप पोस्ट की जो कि वैकेंसी होती है, जैसे बोल सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यूपीएससी, फिर उसके बाद जो है कि सीवीसी, सीआईसी, ये जितनी बड़ी बड़ी ईडी, इनके अपन मेरा मानना है, पहली बात देखिए इसमें क्या होना चाहिए, पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे स्पीकर, कोई नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एक आपके जो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक इनका होना चाहिए। उसके बाद जो है कि दो वो होने चाहिए जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद दो दो जो है कि रिटायर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होना चाहिए, एक होना चाहिए रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, और ये जो है कि इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, और इनका दो चार पाँच लोगों का ये कमेटी होना चाहिए, और इसको 3-2 के मेजोरिटी से पास करना चाहिए। ठीक है, इस पे होना चाहिए। अगर आप सिस्टम लाते हो कि प्राइम मिनिस्टर हों, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अपोजिशन, फिर वही होगा जो सीबीआई, सीवीसी वगैरह में हो रहे हैं। ये अभी सही करेक्शन नहीं है, इसको जो कि अभी ज़रूरत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। देखिए अब यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 में, तो जो एग्रीकल्चर था इसका जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा इन द सेंस इज दैट कि एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही उस चीज़ को। अब देखिए इसमें क्या है कि मतलब लेकर के मतलब ये है कि 50% के ऊपर जीडीपी हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 75% या बोल सकते हो कि 60% के ऊपर जो है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट होती, बट इनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अब 18% के आसपास हो गया। बट एम्प्लॉयमेंट में ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 45 के आसपास जो है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट टोटल का प्रोवाइड करवाते हैं, और 65% पॉपुलेशन ना एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही रह जाती है और करती है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कि चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखिए बीजेपी एमएलए को लेकर के है जो इसमें, तो हमारे लिए केस क्या है मैं बता देता हूँ। कर्नाटका के एक बीजेपी एमएलए हैं, उनके बेटे को जो है कि इस तरह के लेन देन में कुछ गलत तरीके से फाइनेंस उसमें जो है कि पाया गया, उनके ऊपर जो कि चार्जशीट लगाई गई। यहाँ पे लोकायुक्त को लेकर के इस तरह की एक्टिविटी किया जाता है। तो देखिए 2011 में जो कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था अन्ना हजारे का नाम को लेकर के, ठीक है, वो लोकायुक्त या फिर बहुत सकते उम्बर्समैन जो की चीज़ों को लेकर के। तो 2013 में एक लोकपाल पास किया गया, और सेंट्रल लेवल पे और उसके बाद स्टेट लेवल दोनों पे रहेगा, सेंटर पे सेंटर करेगा और स्टेट लेवल पे स्टेट करेगा। फिर उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं आरबीआई ने एक इंडेक्स इशू किया है जिसको कहते हैं होम प्राइस इंडेक्स। उसमें ये है कि कौन सी कितना जो कि परचेजिंग पावर है कितना है कैसे है उस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स स्टेट और जो कि आईटी डिपार्टमेंट है
इसने जो डिजिटल इंडिया बिल पास किया, तो आपके आग में एक डाटा प्रोटेक्शन बिल एक भी तो है, ये अलग है। डिजिटल मतलब ये 2000 का जो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल प्रोटेक्शन बिल वाली एक अलग है कि आपका जो कि डिजिटली जो डाटा प्रोटेक्शन है उसके लिए, इसके लिए जो कि फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह उसके लिए ये किया जाएगा। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल है यहाँ पे, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, वो है कि जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और 4 पैरामीटर होता है इनके लिए, जो क्लाइंट होते हैं, कितने क्लाइंट नंबर्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हैं, फिर उसके बाद कितने असेट्स आपके, फिर इसकी ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, फिर मार्जिन ऑब्लिगेशन क्या है उस चीज़ को लेके। इसके बाद ये हैं हमारे एक्स जो कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर है, ये हिंदू ग्रोथ को लेकर के, देखिए जो 1978 से लेकर के 1990 तक जो कि सिस्टम रहा, इसमें जीडीपी ग्रोथ या फिर जीडीपी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी लो रही, उस चीज़ को लेकर के इनको हिंदू ग्रोथ रेट को ये कैलकुलेट करते हैं। और जो हिंदू ग्रोथ रेट टर्म था, अब इसको जो क्वाइन किया था राज कृष्णन जो थे, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो कि इशू किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, और हमें ये भी पता है कि ये चीज़ें हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल्स था हमारे एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या। ओरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, फिर दूसरा जो टॉप अपॉइंटमेंट्स होते हैं सीबीसी सीआईडी, फिर उसके बाद सीबीआई सीबीसी सीआईसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसको लेकर के भी, तमिलनाडु में जो माइग्रेट वर्कर्स को लेकर के इशू है उसको, फिर बैलून जो वार चल रहा है उसको लेकर के है, फिर इसके बाद जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हिंदू ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई की हैं, जो एक्स आरबीआई के जो कि गवर्नर रहे रघुराम राजन सर, उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।